नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ डिम्पल सरोई। सेहत की बात अमर उजाला के साथ इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में जिसके बारे में लोगों को परेशानियां तो होती हैं, लेकिन हेजिटेशन के कारण, शर्म के कारण हम उन बीमारियों के बारे में बात करने से झिझकते हैं। तो आज इस ऐसी ही एक बीमारियों को लेकर हम हमारे स्टूडियो में मौजूद है और आज हमारे मेहमान हैं शहर के जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर शालीन शर्मा जी। आपका अमर उजाला पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, किसी भी उम्र के हों, किसी भी वर्ग के हों, उनको कुछ जो अगर हम बात करें कि किडनी की समस्याएं हो गई, स्टोन की समस्याएं हो गई, ब्लैडर से जुड़ी समस्याएं हो गई या प्रोस्टेट हेल्थ की बात करें, तो क्या ये जो सारी बीमारियां हैं ये यूरोलॉजी के अंतर्गत आती हैं? यूरोलॉजी के अंतर्गत और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आती हैं? जी हाँ, हमारी जो गुर्दा है यानी कि किडनी, उसके बाद जो यूरिन का रास्ता है या ब्लैडर जिसको मूत्राशय बोलते हैं, जी। और जो पेशाब का रास्ता है, ये सब यूरोलॉजी में ही आते हैं। और किडनी से संबंधित, पथरी से संबंधित, प्रोस्टेट से संबंधित ये सब बीमारियां यूरोलॉजी में आती हैं। इसके अलावा जो बच्चों में भी कई बार इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, यूरिन करने में प्रॉब्लम है, महिलाओं में यूरिन बार बार जाने की या उस तरह की, मतलब जो जिसे हम एक वॉइडिंग पैटर्न कहते हैं या जो यूरिन पास करने वाली जो क्रिया कहते हैं, उससे संबंधित जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सब यूरोलॉजी में आती हैं। जी। अगर हम वर्तमान की बात करें तो किस किस तरह के जो पेशेंट्स हैं आपके पास आते हैं मोस्ट ऑफ, वो जैसे प्रोस्टेट कैंसर की हम बात करें या फिर हम ब्लैडर हेल्थ की बात करें या फिर किडनी के स्टोन की बात करें, तो मोस्ट ऑफ आपके अगर मैं आपके अनुभव की बात करूं तो किस तरह के पेशेंट सबसे ज्यादा आपके पास आते हैं? देखिए, सबसे कॉमन, क्योंकि हमारी एक स्पेशलिटी की ब्रांच है, तो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो रेफर्ड ही आते हैं। तो सबसे कॉमन पेशेंट जो है हमारी प्रैक्टिस में वो स्टोन के पेशेंट्स हैं। जी। तो किडनी स्टोन्स या गुर्दे की पथरी के मरीज जो हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। इसके बाद जो है, क्योंकि एक सर्जिकल ब्रांच है, तो हमारे पास सर्जिकल पेशेंट्स का रेफरल ज़्यादा रहता है। ऐसे ही जो प्रोस्टेट है या गदूद की जो बीमारी होती है मेल्स में, उसके पेशेंट्स मेरे ख्याल से हमारे पास नंबर 2 में रहते हैं। और नंबर 3 में डेफिनेटली यूटीआई आता है, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या हमारे मूत्र रोग के जो संक्रमण जिसे कहते हैं वो हैं। और ये पेशेंट्स हमारे पास, ये चूँकि फिजिशियंस भी इसको ट्रीट करते हैं, सर्जन्स भी करते हैं, तो हमारे पास ज़्यादातर इनके पेशेंट्स वो आते हैं जिनको कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई होते हैं, यानी या तो बार बार हो रहा है या और भी कोई प्रॉब्लम यूटीआई के साथ है, जो है कि स्टोन है किसी को या कहीं रुकावट है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, ये पेशेंट्स। ओके। जैसे आप किडनी की बात कर रहे हैं, किडनी के स्टोन की बात आपने बताया कि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, तो किडनी में स्टोन होने के रीज़न क्या होते हैं और इसे कैसे पहचानें और इसका उपाय क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले हम इसके रीज़न की बात करते हैं। तो किडनी में जो स्टोन्स बनता है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं रोल। कोई एक फैक्टर ऐसा नहीं है कि जिसको हम पिन पॉइंट कर पाएंगे यही फैक्टर है, इसी वजह से इस आदमी के स्टोन ज़्यादा बन रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो है वो है कहीं ना कहीं जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो क्लाइमेट है, जो वेदर है, किस उसमें हम रह रहे हैं। तो जैसे ये जो पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जो या गंगा बेसिन या तराई वाला जो रीजन कहते हैं, इसमें स्टोन्स काफ़ी कॉमन है। और ये इवन राजस्थान भी और आगे इस पूरे क्षेत्र में रहता है। जैसे अगर हम करें तो ना, साउथ में इतना कॉमन नहीं है स्टोन्स जितना यहाँ पर है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, शायद गर्मी काफ़ी पड़ती है, या जो हमारा पानी है वो हार्ड वाटर है, उसके अंदर इस तरह के मिनरल्स ज़्यादा रहते हैं। तो एक तो हमारा एनवायरमेंटल कॉजेज हो गए, फिर डेफिनेटली जेनेटिक भी होता है, और शायद सबसे इंपॉर्टेंट यही होगा, ये जो पेशेंट्स हैं जिनको बार बार स्टोन्स बन रहे हैं, ये अपने यूरिन में ऐसे मिनरल्स, एलिमेंट्स ज़्यादा बनाते हैं जिनसे स्टोन बनता है, जैसे कैल्शियम है, ऑक्सलेट है, फॉस्फेट्स है। तो ये इनके यूरिन में ज़्यादा होते हैं। फिर हमारे यूरिन के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो स्टोन फॉर्मेशन को इनहिबिट करते हैं, जो पथरी बनने से रोकते हैं। जैसे उसमें फॉस्फेट हो गया, या तो ये इनका जो बैलेंस है, सिट्रेट हो गया, तो इनका जो बैलेंस है वो इन पेशेंट्स में गड़बड़ाया हुआ है। स्टोन बनने वाले केमिकल्स या एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, मिनरल्स ज़्यादा हैं, और इनहिबिट करने वाले कम हैं। तो ये हो गया। तो ना कहीं ना कहीं जेनेटिक रोल भी है इसके अंदर जो है। उसके बाद फिर हमारा खाने पीने का भी आ जाता है। अगर हम ऐसी चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं जिससे हमारे यूरिन के अंदर कैल्शियम ज़्यादा जा रहा है, ऑक्सलेट्स ज़्यादा जा रहे हैं, और जैसे नॉन वेजिटेरियन डाइट बहुत ज़्यादा है, तो डाइटरी हो गया। फिर तीसरा कॉज हो गया इसमें, कहीं ना कहीं अगर हमारे यूरिन के पैसेज में रुकावट है,
जी। एक यूरिन जो फ्रीली फ्लो करता रहता है उसमें ये मिनरल्स या एलिमेंट्स कम, मतलब स्टेसिस कम होगी ना, जहां पर रुक गया वहां पर जो सॉलिड क्रिस्टल्स हैं वो एक्यूमुलेट हुए। तो अगर किसी के भी यूरिन के रास्ते में कोई रुकावट है जो कि कॉन्जेनाइटल हो सकती है यानी पैदाइशी हो सकती है, या कुछ एक्वायर्ड हो सकती है कि भाई कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया इस वजह से यूरिन रुकने लगा, ऐसे पेशेंट्स को भी स्टोन ज्यादा बनते हैं। ओके। जी। तो क्या कोई ऐसे लक्षण होते हैं कि क्या शुरुआती दौर में पहचाना जा सके कि आपको स्टोन है? हाँ जी, सबसे कॉमन जो है वो तो पेन है, क्योंकि स्टोन क्या करता है वो यूरिन के पैसेज में कहीं ना कहीं रुकावट करता है। जैसे किडनी से जो ट्यूब नीचे यूरिन लेकर के आती है ब्लैडर तक, उसको हम यूरेटर कहते हैं। वो बहुत पतला होता है, वो 3-4 मिलीमीटर का होता है। तो वहां पर इवन अगर 3 या 4 मिलीमीटर का भी स्टोन अगर आ गया यूरेटर में, या बड़ा है 5 या 6 mm का है, तो वो पेन करता है। तो किडनी स्टोन का सबसे कॉमन सिम्टम जो है वो पेन है। दर्द बहुत तेज होता है, इसका एपिसोडिक होता है, जैसे बहुत तेज दर्द हुआ, फिर हो सकता है कुछ टाइम ठीक रहे, फिर पेन की एक वेव आए, फिर बहुत तेज पेन रहे। इस पेन के साथ साथ वॉमिटिंग आती है, उल्टी आ सकती है, कई बार थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो जाए तो बुखार आ सकता है, जाड़े के साथ में जो है यूरिन में ब्लड आ सकता है। तो ये कॉमन स्टोन के सिम्टम्स हैं जिसके साथ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे ये तो रही बात इसके लक्षणों की, और इसके उपाय किस तरीके से आम आदमी कर सकते हैं? देखिए, जो छोटे स्टोन्स होते हैं, जैसे मैंने बताया कि हमारा यूरिन का पैसेज 3-4 mm तक का है, 5 mm तक का है, और थोड़ा सा स्ट्रेच भी हो जाता है, तो 5-6 mm तक के स्टोन्स निकल जाते हैं पेशेंट्स के। मतलब ऑलमोस्ट 90% स्टोन्स 4 या 5 mm तक के वो अपने आप पास हो सकते हैं। इससे ऊपर के कई बार 6-7 तक भी हो जाते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ इलास्टिसिटी या डिस्टेंसिबिलिटी हमारे यूरिन पैसेज में होती है। तो कई बार थोड़े से बड़े स्टोन्स भी वो निकाल सकते हैं हम लोग, जो है अपने आप निकल जाते हैं जो है। इससे बड़े स्टोन्स या छोटा स्टोन हो लेकिन उसको टाइम काफ़ी हो गया, अगर हम छोटे स्टोन में अगर वेट करने की बात करें तो हम लोग मैक्सिमम 3 to 4 वीक्स तक वेट कर सकते हैं, बशर्ते कोई और कॉम्प्लिकेशन ना हो कि फीवर ना हो जाए या पेन बहुत ज़्यादा ना हो, तो हम वेट कर सकते हैं। वेट करने में नंबर 1 तो सबसे जो कारगर उपाय है वो है आपके लिक्विड इनटेक का। आप जितना पानी पिएंगे उतना ही चांसेस हैं कि स्टोन निकलने का संभावना है जो है। तो हम लोग यही एडवाइस देते हैं कि भी जिसको बार बार स्टोन बन रहे हैं या किसी को स्टोन बन गया और पेन हो रहा है, तो वो करीब करीब 3 से 4 लीटर पानी अवश्य पिए, बशर्ते उनको कोई ऐसी बीमारी ना हो जिसमें पानी पीने के लिए डॉक्टर ने मना किया हो। जैसे क्रॉनिक किडनी डिजीज, यानी जिन मरीजों को गुर्दे की बीमारी है या जिनका क्रिएटिनिन 2, 2.5, 3 या उससे ज्यादा है, इन्हें नहीं बहुत पानी पीना। प्लस जो कार्डियक पेशेंट्स हैं जो कि हार्ट फेलियर में हैं, है ना, जिनका हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा, इन्हें, बाकी सब लोग बल्कि जितना पानी चाय पी सकते हैं, अगर कोई 4 पी सकता है, 5 लीटर पानी पी सकता है तो पिए आराम से। जितना पानी पिएंगे उतनी स्टोन निकलने की संभावना ज्यादा है। उसके बाद कुछ दवाइयाँ आती हैं जो हम देते हैं, कुछ सिरप होते हैं पोटेशियम मैग्नीशियम सिट्रेट के, कुछ दवाइयाँ आती हैं जो हमारे यूरिन के ट्रैक्ट को रिलैक्स करती हैं, तो हम ऐसी दवाइयाँ भी देते हैं जो स्टोन निकलने में हेल्प करती है। उसके बाद कुछ दवाई होती है जो कि स्टोन एक्सपल्शन में मदद करती हैं। तो इस कुछ दवाइयाँ हम चलाते हैं, कुछ खाने पीने का ख्याल रखना है, तो इससे आपके स्टोन्स निकल सकते हैं। प्लस अगर कभी बहुत तेज दर्द होता है तो बीच बीच में दवा लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये सिर्फ छोटे स्टोन्स में है। आपके अगर 20 या 22 mm का स्टोन हो गया, तब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये स्टोन दवाई लेने से या पानी पीने से निकल जाएगा। जो अब जो स्टोन्स नहीं निकलते हैं, इसके लिए हमारे पास कई सारे उपाय हैं। जैसे किडनी स्टोन्स के लिए रहता है, हमारे पास एक पद्धति होती है जिसको हम ESWL कहते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इसमें ध्वनि की किरणों से स्टोन को तोड़ दिया जाता है और इसके छोटे छोटे पीसेस होकर के यूरिन के रास्ते से निकल जाते हैं। उसके बाद हम दूरबीन से निकाल सकते हैं। दूरबीन से भी हम जो हमारे यूरिनरी पैसेज के स्टोन्स हैं उन्हें 2 तरह से निकाल सकते हैं। एक तो हम एक छोटा सा छेद करके किडनी के अंदर सीधे दूरबीन डाल सकते हैं, जिससे हम किडनी के और जो यूरेटर में ऊपर के स्टोन से निकाल सकते हैं। ज्यादातर जो बड़े स्टोन्स हैं, जैसे कि कोई 15 mm 20 mm या इससे बड़ा है, इसके लिए हम लोग PCNL कहते हैं, इसको PCNL कहा जाता है। और जो छोटे स्टोन्स हैं अप टू 15 mm, उनको हम यूरिन के रास्ते से ही दूरबीन डाल के लेजर से तोड़ देते हैं और तोड़ के स्टेंट डाल देते हैं। इसको हम RIRS या URS कहते हैं जी। तो इनमें सबसे इजी कौन सा? सबसे इजी तो रहता है लिथोट्रिप्सी का, क्योंकि इसमें किसी ऑपरेशन की या किसी हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन लिथोट्रिप्सी केवल सॉफ्ट स्टोन्स और छोटे स्टोन्स तोड़ पाती है, तो इसके ये लिमिटेशन है। तो सबसे इजी अगर सक्सेस रेट के हिसाब से बात करें, जैसे ESWL की सक्सेस रेट करीब 70% होगा, तो हम RIRS को बेटर मानते हैं, क्योंकि एक तो RIRS से कितना भी हार्ड स्टोन निकाल सकते हैं, यूरिन के पैसेज से ही निकाल देते हैं।
तो हम लोग सुबह ऑपरेशन करके शाम तक घर भेज फ्री कर देते हैं सकते हैं। RARS के बाद, और अगले दिन से पेशेंट अपना नॉर्मल काम पे जा सकता है। रूटीन ऑलमोस्ट पेन फ्री है ये, पेशेंट कंफर्टेबल रहता है। ऑपरेशन के 2-3 घंटे बाद चलना फिरना उठना बैठना खाना पीना और छुट्टी, एक ही दिन में इसमें छुट्टी हो जाती है जी। जी, तो क्या जैसे बच्चों की अगर बात करें तो बच्चों में भी किडनी में स्टोन देखने में आता है? हाँ जी, बच्चों में भी किडनी में स्टोन्स होते हैं। ज़्यादातर ये बच्चे वो होते हैं जिसमें कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर माने इनकी किडनी के अंदर कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से स्टोन बन रहे हैं। या तो कहीं रुकावट हो सकती है जिससे यूरिन रुक रहा है या यूरिन की स्टेसिस हो रही है, या इन बच्चों में वही जो मैंने आपको मेटाबॉलिक कॉजेज बताया कि इनके अंदर कैल्शियम ज़्यादा जा रहा है कि ऑक्जेलेट। ओके। ज़्यादातर जो छोटे बच्चे हमारे पास आते हैं उसमें कोई ना कोई इस तरीके का कॉज निकलता है कि उनके यूरिन में कैल्शियम ज़्यादा है या इनके यूरिन में ऑक्जेलेट ज़्यादा है, या कुछ रेयर बीमारी होती है जिसमें सिस्टीन आ जाता है, ज़ैंथीन आ जाता है, हाइड्रोक्सी एडेनाइन आ जाता है। तो इस तरह के कुछ केमिकल्स यूरिन के अंदर एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, मिनरल्स ज़्यादा हैं जो स्टोन बना रहे हैं। पर बच्चों में ज़्यादातर परेशानियां जो हम देखते हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक तो होती है कि बच्चों के यूरिन, क्योंकि ये कंजेनाइटल एज ग्रुप वाले बच्चे है, मतलब प्रॉब्लम है कि जी, जिसको जी, जी। पैदाइशी बीमारी है वो बचपन में प्रेजेंट कर जाएगी। तो पैदाइशी बीमारियों में सबसे कॉमन जो दो बीमारी रहती हैं जो हम लोग देखते हैं, एक तो होता है कि जिसमें किडनी से जहां यूरेटर निकलता है वहां रुकावट होती है, ओके। इसको हम लोग यूपीजे ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, यानी कि यूरेट्रो पेल्विक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये जी, सबसे जी, कॉमन बीमारी जी। है जो हम लोग देखते हैं। इसमें बच्चे की किडनी में रुकावट होती है जिससे किडनी में यूरिन रुकता है, किडनी के अंदर सूजन आ जाती है, किडनी का फंक्शन कम होता चला जाता है। इसका अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इसमें ऑपरेशन की पड़ती है, जरूरत पड़ती है। दूसरी जो बहुत कॉमन समस्या है जो शायद हम लोगों ने सबने सुनी होगी, हमारे घर में बच्चे रहते हैं, वो होती है बेड वेटिंग की। बिल्कुल सर, कि मैं बच्चे इसी पे जो आने है वाली थी जी अभी। जी जी जी। तो कि बच्चे जी, हमारा बच्चा जो है वो रात में यूरिन पास कर देता है एक बार दो बार या ये। तो देखिए ज़्यादातर हम यही समझाते हैं कि ये कोई बहुत चिंता का विषय नहीं है। ये जी, जी, ज़्यादातर जी। मैच्योरेशनल डिले होता है, मतलब कि नॉर्मली हम देखें तो करीब 1.5-2 साल तक बच्चा यूरिन, 2-2.5 साल तक यूरिन के लिए ट्रेन हो जाता है, और 3 साल तक बच्चे अपना यूरिन बताने लगते हैं, करने लगते हैं, रात में भी रोकते रहते हैं। पर कुछ बच्चों में ये जो ट्रेनिंग है, ब्लैडर ट्रेनिंग हुई कि भाई ओके। मुझे यूरिन लगा, मैंने घर बताया और यूरिन पर जाके पास किया, ये दिन में तो आ जाता है पर सबकॉन्शियस माइंड यूरिन नहीं रोक पा रहा नहीं है, हो तो पाता वो है। लोग रात में कर ओके। देते हैं। नॉर्मली 5 साल तक तो हम लोग कोई ट्रीटमेंट एडवाइस नहीं करते, सिवाय जनरल चीज़ें कि भाई बच्चे का शाम को थोड़ा सा पानी वगैरह कम कर दीजिए, है ना, या लिक्विड ज़्यादा ना दें। भाई रात में ज़्यादा लिक्विड दे देंगे तो ब्लैडर भरेगा, बच्चा रात में यूरिन पास कर देगा, तो पानी थोड़ा कम कर दें। अगर नॉर्मली बच्चा दूध रात में ही लेता है तो उसको टाइम को आप पहले कर दीजिए, 7 बजे से पहले ही सब वो कर दें। रात में बच्चा जब सोने के लिए जाता है तब एक बार यूरिन जरूर पास कराएं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली जो सिचुएशन होती है उसमें हम कई बार ये कहते हैं भी आप 3-4 बार उठ के अलार्म लगा के और बच्चे को यूरिन पास कराइए, ताकि उसको ये हैबिट या हैबिचुअल हो रिफ्लेक्स बन जाए, जाए कि भाई बिल्कुल। मुझे रात में इच्छा हो रही है तो उठना है और यूरिन पास करना है जो है। और जो फिर बहुत केसेस ऐसे हो गए जो बच्चा ज़्यादा बड़ा हो गया, 7-8 साल 10 साल का हो गया, नहीं हो रहा, उसमें फिर मेडिकेशन दिया जाता है जिससे ओके। ये फिर ठीक हो जाती है। पर ज़्यादातर ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है। बहुत हाँ, कॉमन कई बार बच्चों को प्रॉब्लम ये होती है कि चाय कॉफ़ी वगैरह ज़्यादा ले रहे हैं, तो ये सब चीज़ें ब्लैडर को इरिटेट करती हैं, यूरिन फॉर्मेशन बढ़ा देती हैं। और कहीं ना कहीं जो अब आजकल जो फास्ट फूड और खान पान भी हो गया ना, क्योंकि भाई जो भी हम खा रहे हैं वो हमारी बॉडी से या तो हमारे पॉटी के रास्ते से या यूरिन के रास्ते से ही निकलना है। बिल्कुल। तो आपने अगर मान लीजिए मिर्च मसाला कुरकुरे चिप्स है ना, प्रिजर्वेटिव के साथ खाना खाया, तो वो सब कहाँ से निकलेगा? आपके यूरिन के पैसेज से ही निकलेगा, बिल्कुल। आपके ब्लैडर को इरिटेट करेगा। तो बच्चों को ये सब ना फास्ट फूड और ज़्यादा प्रिजर्व फूड, ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स वाले खाने, ये सब अवॉइड करने चाहिए। फ्रोजन बहुत चल रहा है आजकल, है ना, सारे स्माइली और ये और वो सब बच्चे खाते रहते हैं फ्रोजन। अरे तो भाई क्या जैसे फ्रिज में रखे हुए जो खाद्य पदार्थ है या फिर जो खाना हम बना के फ्रिज में रखते हैं, क्या वो खाना भी देखिए हेल्थ उसमें को? कोई दिक्कत नहीं है कि आपने सुबह बनाया और शाम को खा लिया, ओके। लेकिन आजकल बहुत ट्रेंड चल गया है वो फ्रोजन जो फूड आता है। देखिए फ्रोजन फूड विदेशों की देन है, वहाँ का कल्चर, वहाँ का फैमिली पैट वो अलग है। छोटी छोटी फैमिलीज होती हैं, कई बार एक एक पेरेंट की फैमिली होती है, मदर जी, अकेली जी, है, बच्चे को पाल जी। रही है, ऑफिस भी जाना है, घर के सारे काम वो लोग करते हैं। इंडिया में मुझे लगता है 70-80% घरों में हेल्प होती है ना, हाउस हेल्प होती है सबके बिल्कुल। पास, झाड़ू वाली अलग है, खाने वाला अलग है, ये अलग है, धोबी अलग है। उसके बावजूद भी आप क्यों बाहर से ऐसा खाना लेकर के आ रहे हैं जो
एक महीने से फ्रिज में रखा फ्रिज हुआ है, में उसको रखा आप हुआ है। अपने घर में एक महीने फ्रिज में रख रहे हैं और उसको निकाल के खा रहे हैं। हम्म नहीं, एक नॉर्मल स्माइली बनाने में, आलू की स्माइली बनाने में कितना टाइम लगता है? व्हाई कांट यू ईट इट फ्रेश? क्योंकि उसको फ्रीज कर दोगे आप, उसके बाद महीने 2 महीने पुराना खाना खाना, मतलब मेरे को लगता है हमारे कल्चर में, हमारे लाइफ पैटर्न में तो ये कहीं फिट नहीं होता है जो है। डेफिनेटली उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो खत्म हो जाते खत्म हैं। हो जाते हैं जी। हैं फिर कई बार प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं ताकि वो बहुत टाइम चले। सारे प्रिजर्वेटिव्स देखिए कितना भी परमिसिबल लिमिट में हो, दे आर केमिकल्स एंड वंस यू इंजेस्ट देम दे आर गोइंग टू हार्म योर बॉडी। जी। बिल्कुल। और एक चीज़ और मुझे बताइए कि जैसे जो किडनी की प्रॉब्लम आपने बताई है कि स्टोन होना, तो मोस्ट ऑफ किस एज में देखने में आती है? किस एज से किडनी के बारे में थोड़ा सा चिंतित हो जाना चाहिए? नहीं, दो, ये आपके क्वेश्चन को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। नंबर वन के स्टोन का एज ग्रुप कौन सा कॉमन है? स्टोन का एज ग्रुप जो कॉमन है वो ज्यादातर सेकंड और थर्ड डिकेड ऑफ लाइफ है, 20 ओके। साल 30 साल इस उसमें जो है। क्योंकि एक बार अगर 30-40 साल निकल गए, आपकी टेंडेंसी, मैंने बताया आपको कि स्टोन फॉर्मेशन में एक आपकी टेंडेंसी होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपकी टेंडेंसी है तो आप 15-20 साल में, 25 साल में स्टोन बनाने लगोगे। 40-50 वाले कम होते हैं और ज़्यादातर उनके लिए वन आइसोलेटेड इवेंट होता है, एक बार स्टोन हुई और हो गया। ये जो 20-25 वाले हमारे पास आते हैं, ये रिकरेंट स्टोन फॉर्मर होते हैं। 5 बार स्टोन बन गया, 6 बार स्टोन बन गया। ओके। बहुत सारे पेशेंट्स आके कहते हैं कि हम लोग स्टोन बनते रहते हैं और हम स्टोन्स निकालते रहते हैं। और सेकंड क्वेश्चन था आपका कि गुर्दे का ख्याल कैसे रखना है कैसे या रहेगा? क्या चीज़ें हैं हाँ जिनको हाँ देखिए। बिल्कुल। देखिए आजकल जो सबसे कॉमन चीज़ें हैं जो किडनी डैमेज कर रही हैं हमारी, वो है नंबर 1 डायबिटीज़ यानी ओके। शुगर, नंबर 2 हाइपरटेंशन यानी उक्त रक्तचाप या ब्लड प्रेशर की बीमारी, नंबर 3 स्टोन है, और नंबर 4 पे मेडिसिन आती हैं कुछ, और नंबर 5 में और बहुत सारी बीमारियां, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस होती क्या हैं। क्या किसी तरह से तनाव भी इसको अफेक्ट करता है? कर सकता है, तरह से? देखिए, क्योंकि स्ट्रेस से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और ब्लड ओके। प्रेशर डेफिनेटली जो है वो किडनीज को इफेक्ट करता है। अगर लंबे समय से आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, और ख़ास तौर पे से अगर ये अच्छी तरह से आपने कंट्रोल नहीं किया था, तो इसको किडनी को इफेक्ट करता है। इसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी या हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी कहते हैं। सबसे कॉमन कॉज ऑफ किडनी फेलियर इन इंडिया इज ब्लड प्रेशर एंड शुगर। तीसरे नंबर पे दर्द की दवाइयाँ आती हैं। ओके। ये मैं बहुत अपने श्रोताओं को स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कहना चाहूँगा कि हम लोग दर्द की दवाइयाँ कई बार अपने आप खाते रहते हैं। इंडिया में सेल्फ बहुत मेडिकेशन होता है, बहुत ये तो कॉमन है। बहुत ही होता है। जैसे उम्र हुई 20 साल, तो सॉरी 40 साल 50 साल के बाद थोड़ा थोड़ा घुटने में दर्द शुरू हो गया, कंधे में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, क्योंकि नॉर्मल एजिंग का प्रोसेस पेन है कि किलर। आपके घुटने कमजोर हो गए। लोग एक बार डॉक्टर के पास जाते हैं, वो दर्द की दवाई लिखता है, खाना शुरू कर देते हैं, उसके बाद में उन्हें लगता है यही इलाज है, मैं खुद ही करता कई रहूंगा। बार बहुत सारे घरों में देखने में आता है वो खुद भी लेके आ जाते हैं और खुद भी खाते रहते हैं बिना किसी केमिस्ट से ही जो है ले आते हैं, जी जी जी। सालों साल खाते रहते हैं। ये जो पेन किलर्स है, जिसकी कैटेगरी होती है NSAIDs हम कहते हैं इनको, जिसमें नॉर्मल दवाइयाँ हैं हमारी, ब्रूफन है, कॉम्बिफ्लैम है। जी जी हमारे जी पास जी। लोग आते हैं कि जी मेरे कमर में दर्द रहता था, मैं तो खुद ही दवाई ले लेता हूँ। कब से ले रहे हो? तो रहता ही है जी, ये तो एक गोली रोज ले लेता हूँ। अगर हम पेन किलर्स को क्रॉनिक वे में कंटिन्यूसली 2 साल 5-3 साल के लेंगे, तो डेफिनेटली वो हमारे गुर्दे को नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल। तो पेन किलर्स बिना उचित डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना चाहिए, और आपको ऑलरेडी अगर गुर्दे की बीमारी है तो आपको पेन किलर्स नॉर्मल बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। एक और चीज़ इसमें ऐड करूंगी कि क्या हमारा योगा, मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज, क्या ये हमारे किडनी हेल्थ को बेनिफिट करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए जो योगा है या मेडिटेशन है या एक्सरसाइज है, ये हमारी सारी बॉडी को फ़ायदा करती हैं जो है। इनका सबसे ज़्यादा डायरेक्ट फ़ायदा तो देखिए हार्ट के ऊपर होता है, क्योंकि ये हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती हैं, या आपके जो कोलेट्रल्स डेवलप करती हैं, मतलब खून की जो नसें हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं नंबर में। तो डायरेक्ट तो इफेक्ट हार्ट पर है, पर इनडायरेक्टली हमारी किडनी के ऊपर, क्योंकि आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, आपका किडनी ठीक काम करती रहेंगी, आपका यूरिन फॉर्मेशन ठीक रहेगा। जी जी। तो आपकी जो ये सब हेल्दी प्रैक्टिसेस हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल है, ये आपको सर से लेके पैर तक हर चीज़ में फ़ायदा करता है, एंड डेफिनेटली किडनी उसमें से एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारा जो है। जी। जी डॉक्टर साहब, जैसे हम किडनी की बात कर रहे हैं तो इसको मैं एंड करूंगी। एक मिथ बहुत ज्यादा जो सुनने में आता है कि अगर आपको किडनी में स्टोन है तो आप बियर पीजिए, इस तरह का बहुत सुनने में आता है, तो क्या ये मिथ है या इसके पीछे कोई सच्चाई है? नहीं, देखिए ये मिथ है। जो इसका जो लॉजिक है वो तो यहाँ से आता है कि भाई हमारा जितना यूरिन बनेगा, है ना, जितना फ्लो यूरिन का रहेगा, उतना स्टोन निकलने के चांसेस हैं। ओके। क्योंकि देखिए
एक पत्थर की चट्टान जो है वो गौमुख से और हरिद्वार तक आ जाती है, कैसे पानी के फ्लो के साथ ही आती है ना, बड़ी बड़ी बिल्कुल, चट्टानें जी, जी, मूव जी। कर देता है पानी। तो ऐसे ही हमारा जो यूरिन का फ्लो है अंदर, जो हम यूरिन पास कर रहे हैं वो नहीं, जो किडनी से नीचे आ रहा है यूरेटर में, ब्लैडर में, तो अगर हम पानी ज्यादा पिएंगे तो वो फ्लो ज्यादा रहेगा, है ना। पानी ज्यादा पिएंगे तो यूरिन ज्यादा बनेगा। लेकिन मेरा आपसे केवल ये सवाल है कि हम लोग जब मान लीजिए दूध पीते हैं तो हम क्या पास करते हैं किडनी से? ऑब्वियसली यूरिन यूरिन पास पास करते करते हैं। हैं। हम लोग छाछ पीते हैं तो क्या पास करते हैं? यूरिन पास यूरिन पास करते हैं। करते कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो क्या पास करते हैं? बिल्कुल। यूरिन पास करते हैं। बियर पीते हैं तो क्या पास करेंगे? यूरिन पास यूरिन करेंगे। पास करेंगे। हम लोग सोडा पिएंगे, शिकंजी पिएंगे, क्या पास हम्म। करेंगे? तो किडनी को तो पता ही लिक्विड नहीं कि फॉर्म आप में क्या पी बॉडी रहे हो। में जो चीज जा रही है वो जी, यूरिन भाई जो बेसिक तक इंग्रेडिएंट पहुंच है, रही है। जो भी लिक्विड है, वो तो जी वाटर ही है इन सब में, जी 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 है ना। बिल्कुल। तो वो एक तरीके से तो वाटर ही जा रहा है। अब उसमें वाटर का आपने बियर की फॉर्म में पिया, कि आपने मिल्क की फॉर्म में लिया, कि आपने शिकंजी या कांजी या छाछ या लेमनेड की फॉर्म में लिया, आप जो भी लिक्विड लोगे आपकी किडनी को तो हम्म। यूरिन निकालना है, पानी निकालना है एक तरीके से। तो इससे कोई फर्क नहीं तो पड़ता लोगों कि को आप क्या बियर पी पीने रहे का हो। बहाना चाहिए, इसलिए उन्होंने इस तरह का बियर कुछ का ढूंढ थोड़ा लिया सा है। लॉजिक बस ये रहता है कि बियर जो है वो डायूरेटिक है। ओके। डायूरेटिक वो होते हैं कि जी जैसे जी आप जी। जो पीते हो जो यूरिन फॉर्मेशन बढ़ा देती है। तो हम्म। अगर आप एक बियर पियोगे और 2 ग्लास पानी पियोगे तो बराबर इफेक्ट है, तो उसमें आप बियर क्यों पी रहे हैं? है ना, कोई फायदा तो नहीं है बियर जी से। जी जी। बियर तो अल्कोहल है, अल्कोहल हमें पता है कि नुकसान करता ही करता है। तो आपको पथरी निकालने के लिए बियर पीने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप 2 या 3 दिन हर घंटे में एक दो ग्लास पानी पीते रहे तो वो किसी भी आपकी पी गई बियर से कहीं कहीं ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात कि जो लोग ये एडवाइस करते हैं कि बियर पी लो, आप उनसे पूछिए कि कितने दिन पीनी है ना। कोई टाइम लिमिट है कि जी एक बियर से एक स्टोन निकलता है, या 2 से निकलता है, या एक दिन में निकलता है, कि 5 दिन में निकलता है? भाई मैंने अभी अभी बताया कि हमारा वेटिंग टाइम इज 2 to 3 वीक्स। जी जी तो जी। हो सकता है आपका स्टोन निकलने में 2 से 3 सप्ताह लग जाए, तो क्या आप 2-3 सप्ताह रोज बियर पीते रहेंगे? है ना, स्टोन तो निकलेगा नहीं, बियर की आदत पड़ जाएगी और बियर से अपना लिवर खराब कर बैठेंगे आप। जी तो जी ये जी बियर की बिल्कुल। वास्तविकता है जी, है ना। तो हाँ, बिल्कुल ऐसी सुनी तो सुनाई बातों पे मत जाइए, डॉक्टर साहब का एक लंबा अनुभव है, तो डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं उस पे आपको ध्यान देने की और जरूरत है। हेल्दी लिक्विड्स लीजिए ना, आप छाछ लीजिए, आप हम्म। शिकंजी लीजिए, आप पानी लीजिए, नारियल पानी लीजिए। जी ऐसे जी जी। लिक्विड्स लीजिए जो आप लंबे समय लेंगे, आपकी हेल्थ को भी इम्प्रूव करे, जो है वो, है ना। बियर तो नहीं है उसमें से। हम्म। तो ये तो थी किडनी हेल्थ की बात। एक चीज और यहाँ पे हम ऐड करेंगे, क्या यूरिन के कलर से भी हम अपने ब्लैडर हेल्थ को पहचान सकते हैं कि क्या हमारी हेल्थ ठीक चल रही है? बहुत ज्यादा देखिए कलर में कोई वेरिएशन नहीं होता यूरिन में, हम्म। है ना। यूरिन नॉर्मली हल्का सा येलोइश होता है कलर में, और अगर हम पानी ज्यादा पीते हैं तो वो वाइट की तरफ आ जाता है ओके। ना, वाइट हो जाता है। तो ये नॉर्मल यूरिन का कलर होता है। हाँ, कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि हाँ यूरिन, जैसे अगर डार्क येलो कलर का यूरिन आ रहा है, जैसे सरसों के तेल जैसा होता है जी जो जी है, जी बिल्कुल। तो फिर जॉन्डिस हो सकती है आपको। ओके। तो एक वो इंडिकेशन है। और दूसरा, अगर कोको कोला कलर्ड या रेड यूरिन आ रहा है तो उसका मतलब यूरिन में ब्लड आ रहा है। तो ये 2 कलर खतरनाक है, ओके। डार्क येलो इन कलर या ऑरेंजिश कलर इसका जो होता है, और सेकेंडली कोला कलर्ड कहते हैं हम जिसको, या रेड, ब्राइट रेड भी आ सकता है, या क्लॉट आ रहे हैं यूरिन के अंदर। तो ये 2 खतरनाक ओके। कलर है जो है जी। जी जी। तो ये तो रही किडनी हेल्थ की बात। और जो कॉमन समस्याएं कई बार देखने में आती हैं, जो एडल्ट लोगों में अक्सर सुनने में आता है कि उनको यूरिन पास करने के दौरान जलन जैसा महसूस होता है, या फिर किसी तरह का दर्द होता है, तो या ये किसी बीमारी का खतरे का संकेत है, या फिर ये नॉर्मल है? हाँ जी, बिल्कुल नहीं, ये एक इंडिकेशन है कि यूरिन के अंदर या तो इन्फेक्शन हो सकता है, या कई बार स्टोन में भी लोगों को जलन होती है, ओके। या फिर कई बार नॉन इन्फेक्शियस कंडीशन होती हैं कई सारी। जैसे एक होती है जिसे इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस कहते हैं हम, जैसे एक आम भाषा में ना हमारे ब्लैडर की सूजन मान लीजिए, ओके। इन्फ्लेमेशन मान लीजिए, या प्रोस्टेटाइटिस होती है, हमारी जी जी प्रोस्टेट जी। ग्लैंड की सूजन होती है, उसमें भी। तो अगर जलन हो रही है डेफिनेटली, तो पहले तो आप, अगर जलन के साथ बुखार या दर्द भी है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर को देखना है। ओके। पर हल्की जलन अगर है तो आप अपनी पानी की मात्रा थोड़ी बढ़ा दीजिए, एक आध दिन आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर भी जलन परसिस्ट करती है तो आपको यूरिन एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा। सबसे कॉमन कॉज जलन का जो है वो यूटीआई है, ओके। यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन जी। तो ये इन्फेक्शन किस किस वजह से हो सकता है? देखिए, यूरिन इन्फेक्शन हमारा तभी होता है जब हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में बैक्टीरिया आ जाते हैं जो है ना। कुछ वायरसेस से भी होता है, कुछ और रेयर कॉजेज भी होते हैं, पर सबसे कॉमन कॉज तो बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया ज्यादातर हमारा जो यूरिन पैसेज है, खासतौर पे से फीमेल्स में, उससे ही ऊपर जाते हैं, असेंडिंग इन्फेक्शन होते हैं। माने कि जैसे वेजाइना के बाहर के एरिया है, या हमारे जो रेक्टम के बाहर के एरिया है, वहां पर कुछ ना कुछ बैक्टीरिया रहते हैं। अगर कोई
खतरनाक बैक्टीरिया वहां पर आ गया तो वो खासतौर पे से फीमेल्स में, क्योंकि फीमेल्स का जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है वो छोटा होता है, मेल्स में पेनिस की वजह से जो पेनाइल जो यूरेथ्रा है, जो पेशाब का रास्ता है, वो लंबा होता है, फीमेल्स में छोटा है 3-4 सेंटीमीटर का। तो अगर फीमेल्स में हमारे यूरेथ्रा के चारों तरफ या स्किन पे कोई बैक्टीरिया है तो वो अंदर जा सकते हैं, यही कॉज रहता है। कई बार ब्लड स्ट्रीम से भी जा सकते हैं, हो सकता है हमारी बॉडी में कहीं सांस से, इधर से कहीं से बॉडी से कोई बैक्टीरिया पहुंचा, ब्लड स्ट्रीम में गया, वो भी यूटीआई पैदा कर सकते हैं। तो सबसे कॉमन कॉज यूटीआई का तो बैक्टीरिया ही होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जी। तो अभी मैं इसी सवाल पे आने भी वाली थी कि महिलाओं में या पुरुषों में यूटीआई इन्फेक्शन किस में सबसे ज़्यादा होता है या किनको खतरा ज़्यादा रहता है? तो डॉक्टर साहब ने बताया ही कि महिलाओं में इसका खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके उपाय क्या क्या किए जा सकते हैं? हाइजीन का ख्याल रखें या फिर क्या कुछ और कर सकते हैं? हाँ जी, नंबर 1 तो हाइजीन है, लोकल क्लेanलीनेस और हाइजीन अच्छी होनी चाहिए, फीमेल्स में भी। सेकेंडली मेल्स में भी, मेल्स में जैसे कई बार जो ऊपर स्किन होती है जिसको हम प्रिप्यूस कहते हैं, तो वो टाइट होती है, या लोग एज के साथ साथ थोड़ा सा उसको पीछे करके अच्छी तरह से सफाई नहीं करते हैं, तो वहाँ पर स्मेग्मा या ऐसे पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं। तो लोकल हाइजीन अच्छी होनी चाहिए आपकी, नंबर 1। नंबर 2, डायबिटिक पेशेंट्स में यूटीआई बहुत होता है, तो डायबिटिक पेशेंट्स को अपना शुगर कंट्रोल में रखना चाहिए। नंबर 3, जो एक एज ग्रुप होता है पोस्ट मेनोपॉजल, है ना, जैसे महिलाओं में पीरियड्स बंद होने के बाद जो पीरियड होता है उसको हम पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड कहते हैं। पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड में हमारा जो हार्मोन होता है मेन एस्ट्रोजन, वो कम हो जाता है। इस हार्मोन की कमी की वजह से जो नॉर्मल वेजाइना के बैक्टीरिया होते हैं, जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, वो कम हो जाते हैं, क्योंकि वेजाइना का पीएच में चेंज हो जाता है, जैसे एसिडिटी में चेंज होता है जो है, प्लस ब्लड फ्लो कम हो जाता है। तो ये 2-3 चेंजेस जो मेनोपॉज के बाद होते हैं, ये पोस्ट मेनोपॉजल विमेन को यूटीआई के लिए ज्यादा प्रीडिस्पोज कर देते हैं। ऐसे ही मेल्स में जो प्रोस्टेट होती है, प्रोस्टेट बढ़ती है तो यूरिन रुकने लगता है, वही फिर रुका हुआ यूरिन में संक्रमण के चांसेस, इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये कुछ कॉजेज हैं जिनकी वजह से यूटीआई बार बार होता है। शुगर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटिक पेशेंट्स में जो जी। ओके और जैसे कुछ लोगों के साथ ये भी होता है कि उनको बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना होता है, और अगर वो जा रहे हैं तो उनको फिर यूरिन नहीं आ रहा है या बूंद बूंद करके आ रहा है, तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए उन्हें, या फिर वो किसी बीमारी का संकेत है? ये भी देखिए, एक तो इसमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने भी जो पूछी है उसमें है कि बार बार यूरिन जा रहे हैं, है ना। बार बार यूरिन जाने के कई कॉजेज हो सकते हैं भाई, किसी को यूटीआई हो सकता है, स्टोन हो सकता है, कोई रुकावट हो सकती है, तो एक बार उसे तो हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो एक अलग टॉपिक हो गया। जी। लेकिन एक एंटिटी होती है जिसे हम कहते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर, ठीक है जी, यानी कि अति सक्रिय ब्लैडर, या ठीक है, ये एक बहुत कॉमन बीमारी है, आजकल ये बढ़ती जा रही है। पिछले 5 या 7 साल में मैं देख रहा हूँ कि ओवर एक्टिव ब्लैडर के पेशेंट्स हमारे बढ़ते जा रहे हैं। अब या तो इसका एनवायरमेंटल कॉज है। किस एज के पेशेंट्स होते हैं मोस्ट? ज्यादातर ये हमारे 40s और 50s में पेशेंट होते हैं, जबकि अब ये बीमारी मैं देख रहा हूँ कि यंग एज में भी है। हाँ, हमारे पास अब आजकल 15-16 साल के पेशेंट्स भी आ रहे हैं जिन्हें ये दिक्कत रहती है। इसका कॉज ये माना गया है कि हमारे जो ब्लैडर है उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा हो गई है। जैसे हमारा ब्लैडर नॉर्मली 300-400 ml तक यूरिन स्टोर करता है, उसके बाद हमें इच्छा होती है, और 500-600 पे हमें दर्द होने लगता है। इन पेशेंट्स का ब्लैडर ज्यादा एक्टिव हो गया या ज्यादा सेंसिटिव हो गया, तो 50 या 100 ml में इनको बहुत तेज इच्छा होने लगती है। कई बार पेशेंट्स होते हैं जिन्हें 10-15 ml में बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर होने लगती है। तो आप सोचिए 15-20 ml तो 10 मिनट में भर जाएगा ब्लैडर आपका, 15 मिनट में। तो कई बार इतनी सीवियर होती है कि हर 10-10, 15-15 मिनट में इन पेशेंट्स को यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमको बाकी कॉजेज रूल आउट करने हैं, तब हम ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं। कि हमें ये देखना है कि भाई पेशेंट को स्टोन तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है, ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है, कोई कैंसर, मतलब अगर कोई और बीमारी नहीं आई है और ओवर ये है, यूरिन एग्जामिनेशन नॉर्मल है, तो इसको ओवर एक्टिव ब्लैडर कहा जाता है। ओके जी। तो अगर ऐसे ही अगर बात करें तो यूरिन रोक के रखना, एक तरह से अगर मैं कहूँ कि ब्लैडर फुल है, आपको फील हो रहा है कि आपको जाना है, लेकिन आप लंबे समय तक रोक के रखते हैं, तो क्या ये किसी बीमारी को बढ़ा सकता है, या फिर कुछ लोगों में ऐसे देखने में आता है? देखिए, वैसे तो ज्यादातर क्या होता है कि जब एक बार यूरिन की इच्छा होती है और अगर वही मैंने बताया जैसे 300-400 ml में सेंसेशन आ गया, 500 में पेन शुरू हो जाता है, तो लोग जाते ही हैं फिर यूरिन पास करने के लिए। जो है कुछ लोग होते हैं जो जैसे काम करते हैं हैबिचुअली थोड़ा लंबे टाइम रोकते हैं, तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि कई बार इससे ब्लैडर की सेंसेशन थोड़ा कम हो जाती है। खासतौर पे से डायबिटिक पेशेंट्स में ऑलरेडी सेंसेशन कम होती है, तो अगर लंबे समय तक यूरिन रोका जाता है या सेंसेशन कम है, तो उससे ब्लैडर वीक हो जाता है, या रुका हुआ यूरिन ब्लैडर को नुकसान पहुंचाता है। तो हमें नॉर्मली
3-4 घंटे के अंदर यूरिन पास करने जाना चाहिए। और हमें इतना पानी भी लेते रहना चाहिए ताकि हमारी ये साइकिल ठीक से चलती रहे, बनी रहे जो है। बहुत लंबे टाइम तक यूरिन रोकना बहुत हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है। जी डॉक्टर साहब, जैसे आप बात कर रहे थे ओवर एक्टिव ब्लैडर, ये इसको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, या ये इसके लिए हमें क्या ध्यान रखने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले तो फर्स्ट एडवाइस हमारी यही रहती है कि अपना फ्लूइड इंटेक थोड़ा कम कर दें। भाई एक नॉर्मल आदमी को करीब करीब 1 से 1.5 लीटर के बीच में पानी पीना चाहिए। लेकिन जिनको यूरिन बहुत ज्यादा आता है, ये उन लोगों के लिए है खास तौर पे जो बार बार एकदम यूरिन पास करने का जिनको फील होता है कि अभी तो गया था अभी फिर जा रहा है ना। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं जी अब तो 15-15 मिनट में यूरिन जाना पड़ता है, या हम तो कहीं बाहर ही नहीं जा सकते, यहाँ तक दिल्ली तक जाएंगे तो 4 बार रुकना पड़ता है। वही जो और ट्रैवल करते हैं लोग, उनको महिलाओं के लिए तो बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर 20 मिनट में टॉयलेट फैसिलिटी मिलेगी। तो वो लोग, तो इनको एक एडवाइस ये रहती है कि भी आप अपनी थोड़ा सा लिक्विड की मात्रा कम कर दीजिए, पानी थोड़ा कम पिए, है ना। नॉर्मली पानी आपको खूब पीना चाहिए, अच्छा रहता है आपके लिए, डाइजेशन के लिए, स्किन के लिए, हार्ट, सब चीज़ों के लिए। पर यही एक पेशेंट एज ग्रुप है जिनको हम कहते हैं कि आप अपना फ्लूइड इंटेक कम कर दीजिए। दूसरी बात, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यूरिन फॉर्मेशन बढ़ा देती हैं या ब्लैडर को इरिटेट करती है ना। जैसे चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, बाहर का खाना हो गया, है ना, आपके प्रिजर्वेटिव्स वाले खाने हो गए, तो ये सब भी उन लोगों को कम लेना चाहिए जो है। प्लस ऐसे पेशेंट्स में कई बार जैसे ना कुछ हार्ट पेशेंट्स को या उन्हें कुछ मेडिसिन दी जाती हैं जो यूरिन ज्यादा बनाती हैं, तो वो भी इनको हम रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कहते हैं। तो पहली एडवाइस तो लिक्विड इंटेक कम करने की है, फिर डाइटरी इंप्रूवमेंट की है, प्लस साथ साथ इसमें थोड़ा सा अपना मेडिटेशन या वो भी हेल्प करता है कि आप अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखें और कंट्रोल करना सीखें, थोड़ा अपनी डिजायर को आप सप्रेस करें जो है। जी ओके और एक और जो कॉमन समस्या अक्सर देखने में आती है अडल्ट लोगों में, मोस्ट ऑफ बुजुर्गों में या फिर पोस्ट मेनोपॉज, तो महिलाओं में भी ये देखने में आता है कि यूरिन निकल जाना अचानक से, या फिर रात को, जैसे बच्चों की बात की, रात को सोते हुए यूरिन पास हो जाना, या फिर सुबह जब वो उठते हैं तब यूरिन पास हो जाना। तो क्या ये भी कोई समस्या है या फिर ये भी नॉर्मल ही है? हाँ जी, इसको हम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, मतलब कि ना चाहते हुए यूरिन निकल जाना। यूरिन इनकॉन्टिनेंस जो है वो 2 तरह से होती है। अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में जैसे कि एक तो क्या होता है कि अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं हम, मतलब अर्ज इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है कि अर्ज हुई, डिजायर हुई और यूरिन पास करने के लिए जब तक गए तब तक कपड़ों में निकल गया। जी जी जी। तो ये जो प्रॉब्लम है ये हमारी एक तरह से ओवर एक्टिव ब्लैडर का ही पार्ट होती है कि ब्लैडर बहुत ज्यादा एक्टिव है और बहुत जल्दी बहुत स्ट्रॉन्ग सेंसेशन होती है, और इतनी स्ट्रॉन्ग सेंसेशन होती है कई बार के टॉयलेट तक नहीं जा पाते और निकल जाता है। तो इसके लिए तो जो हमारा ओवर एक्टिव ब्लैडर वाली रेमेडी है वो है। प्लस अगर ये समस्या बहुत ज्यादा होती है तो फिर हम कुछ दवाइयाँ, कुछ एंटी कोलिनर्जिक कैटेगरी की दवाई होती है वो देनी पड़ती है। दूसरी होती है फीमेल्स में स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस भी फीमेल्स में बहुत कॉमन है, खासतौर पे से चाइल्ड बर्थ के बाद। अगर रिपीटेड चाइल्ड बर्थ है ना, या फिर नॉर्मल डिलीवरी हुई है, नॉर्मल डिलीवरी भी ऐसी थी जिसमें प्रोलॉन्ग लेबर रहा, जैसे बहुत बहुत लंबे समय दर्द चला, या बच्चा काफी बड़ा था, तो क्या होता है चाइल्ड बर्थ के साथ साथ हमारी जो नीचे पेल्विस की मसल्स होती हैं, जो मांसपेशियां होती हैं वेजाइना के चारों तरफ, वो वीक हो जाती हैं जैसे बच्चा पास होता है तो। और रिपीटेड चाइल्ड बर्थ के बाद ये काफी वीक हो जाती हैं। फिर एज के साथ साथ भी मस्कुलर वीकनेस आती है। उसके बाद फिर तो इन पेशेंट्स में क्या होता है कि जब ये कसके इनको खांसी या छींक आती है, या बहुत सीवियर इनकॉन्टिनेंस में इवन अगर उठते बैठते भी हैं, पेट पे जैसी प्रेशर पड़ता है वैसे यूरिन निकल जाता है, तो इसको हम स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं जो है। इसमें जो है एक्सरसाइजेस का काफी अच्छा रोल है, और कीगल एक्सरसाइज होती है, KEGEL, कीगल एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइजेस पेशेंट को बताते हैं। अगर हमारे श्रोता चाहें तो अगर YouTube पे डालेंगे तो कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो जहां पर ऐसा लगे कि वीडियोस डॉक्टर्स की उसमें हैं, जैसे तो बहुत सारे वीडियो आजकल होंगे, तो वो फॉलो कर सकते हैं कीगल एक्सरसाइजेस के लिए। नंबर 2, फिर इसके लिए भी मेडिसिन आती हैं, दवाई दी जाती हैं जिससे जो यूरिन का पैसेज है उसकी मांसपेशियों जरा मजबूत हो जाए और यूरिन निकलना बंद हो जाए। और तीसरा नहीं तो फिर इसके लिए कुछ ऑपरेशन करने पड़ते हैं हमको, पेल्विक फ्लोर मसल्स या मांसपेशियों को स्ट्रेंथन करने के लिए। जी जी बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मुझे लगता है कि इस सेगमेंट से हमारे दर्शकों को मिलने वाली हैं। और अगर आपकी भी यूरिन हेल्थ से जुड़ी, ब्लैडर हेल्थ से जुड़ी कोई भी अगर क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट टाइम जब डॉक्टर साहब को अपने स्टूडियो में बुलाएं तो उनसे उन समस्याओं का हल जान सकें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो रही बात
इन सारी बीमारियों की, इन सारी समस्याओं की। और अब हम बात करेंगे प्रोस्टेट से जुड़ी हुई, और जैसे पीबीएच हो गया, पुरुषों में बहुत आम ये देखने में आता है कि उनको प्रॉब्लम होता है कई बार, यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होता है, या फिर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट जिसकी हम बात करते हैं। तो ये क्या है और ये क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके उपाय क्या है, इसके बारे में भी हमें बताइए। जी, देखिए प्रोस्टेट एक वॉलनट साइज्ड है ना, अखरोट की जैसी ग्लैंड होती है जो हमारे ब्लैडर के नीचे होती है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हमारे पुरुषों में, मेल्स में ये ग्लैंड सिर्फ मेल्स में होती है। जी। हमारे ब्लैडर का जो पैसेज है, जो दरवाज़ा है, वो प्रोस्टेट है एक तरीके से, है ना? जो ऑटोमेटिक गेट होते हैं ना आजकल, जो अपने आप खुल जाते हैं, बंद होते हैं, तो वो जी, जी, प्रोस्टेट में होता है, जी। ऐसा समझिए आप जो है। तो जब भी प्रोस्टेट की कोई बीमारी होगी, तब मेल्स में यूरिन पास करने की दिक्कत बन जाती है। चाहे वो ओके। प्रोस्टेट की सूजन हो, चाहे प्रोस्टेट का इन्फेक्शन हो, चाहे एज के साथ-साथ प्रोस्टेट बढ़ना हो। तो बीपीएच जो है, यानी बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया, यानी जो नॉन कैंसरस बढ़ना होता है प्रोस्टेट का। तो जब प्रोस्टेट बढ़ता है तो हमारा जो यूरिनरी पैसेज है वो अवरुद्ध होता है, उससे रुकावट होती है उसमें, और मेल्स में फिर यूरिन पास करने में दिक्कत, बार-बार यूरिन जाना, यूरिन का बंद हो जाना, इस तरह की समस्याएं रहती हैं। तो क्या इसको प्रोस्टेट कैंसर के शुरुआती लक्षणों के तौर पर भी देखा जा सकता है? नहीं, प्रोस्टेट बीपीएच बेनाइन रूप में भी बढ़ सकता है और कैंसर के रूप में भी बढ़ सकता है। ओके। दोनों के सिम्टम्स एक से ही होते हैं। तो इसलिए केवल इन सिम्टम्स के बेसिस पे तो हम कैंसर नहीं डायग्नोज कर सकते, लेकिन हाँ, 50 वर्ष से आयु के ऊपर सब लोगों को साल में एक बार एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको हम पीएसए बोलते हैं, सीरम ओके। पीएसए। ये टेस्ट कराना चाहिए। ये कैंसर का स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो अगर पीएसए हमारा एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा है तो हम कैंसर का डाउट रहता है, फिर आगे कैंसर के फर्दर टेस्ट कराने पड़ते हैं। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं या इस तरह के सिम्टम्स नहीं भी हैं, अगर आपको इस तरीके के सिम्टम्स हैं तो आपको अपना पीएसए कराना ही है। अगर नहीं भी है और आप 50 वर्ष से आयु के ऊपर हो चुके हैं तो आप अपना साल में एक बार पीएसए का टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। तो इस तरह की जो समस्याएं वो मोस्ट ऑफ किस एज ग्रुप के मेल्स में मोस्ट ऑफ देखने में आती हैं? देखिए, हमारे जैसे एज बढ़ती है ना, तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस थोड़े से होते हैं या कुछ इस तरह के चेंजेस आते हैं जिससे जो हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो प्रोस्टेट के ऊपर ऐसे चेंजेस करता है कि प्रोस्टेट ओके। बढ़नी शुरू हो जाती है। जी। इसी को हम बीपीएच कहते हैं, है ना? जी। बेनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है हाइपरप्लेजिया। हाइपर मीन्स बढ़ जाना, प्लेजिया मीन्स साइज और सेल्स में जो है। तो ये इसका कहीं ना कहीं जो हमारे हार्मोन चेंज, और ये 5th और 6th डिकेड में मिलता है। मतलब 50 वर्ष की आयु के ऊपर ये शुरू होता है, लेकिन ज्यादातर पेशेंट्स जो इस तरह की समस्याओं के साथ हमारे पास आते हैं वो 60-70 की आयु के बीच में 6th या 7th डिकेड में होते हैं। जी। तो क्या कुछ ऐसे लक्षण भी होते हैं कि हमारे दर्शकों को, अगर किसी को ये इस तरह की समस्या से कोई जूझ रहा है तो वो पहचान सके कि हाँ, मुझे इसके रूटीन चेकअप के लिए जाना चाहिए? हाँ जी, देखिए सबसे पहले होता है कि जिसको हम कहते हैं हेजिटेंसी। हेजिटेंसी माने आप यूरिन पास करने के लिए गए और आपको वेट करना पड़ा, उसके बाद यूरिन शुरू होता है। ओके। नंबर 2 होता है इंटरमिटेंसी, यानी कि जब आप यूरिन पास कर रहे हैं तो यूरिन आपको रुक रुक करके आ रहा है। नंबर 3 इसी को कहते हैं पुअर फ्लो, कि आपकी जो यूरिन की धार है वो कमजोर है। नंबर 4 हो गया फ्रीक्वेंसी, कि आपको यूरिन बार बार जाना पड़ रहा है। ठीक है जी। उसके बाद हो गया डिस्यूरिया है, कि आपको यूरिन पास करते समय कोई जलन है, या फिर फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट एम्प्टीइंग है, कि आपको यूरिन करने के पास भी लगता है जैसे मुझे पूरी तरह से यूरिन नहीं आया। उसके बाद फिर अर्जेंसी है, अगर आपको अर्जेंसी माने बहुत तीव्र इच्छा होती है और आपको तुरंत ही भागना पड़ता है, या उसके साथ साथ थोड़ा सा यूरिन निकल भी जाए। या फिर अगला सिम्टम है इसका नॉक्टूरिया। नॉक्टूरिया मीन्स आपको रात में 2 बार या 3 बार या उससे ज्यादा यूरिन करने के लिए जाना पड़ रहा है। या बहुत एडवांस स्टेज में रिटेंशन ऑफ यूरिन, कि आपका रुकावट की वजह से यूरिन बंद हो गया। तो ये हमारे बीपीएच के या प्रोस्टेट बढ़ने के कॉमन सिम्टम्स हैं। अगर आप इसमें से किसी से भी ग्रसित हैं तो आप यूरोलॉजिस्ट को जरूर दिखाएं। आपके बेसिक टेस्ट, यूरिन का टेस्ट हो गया, यूरिन फ्लो का टेस्ट हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, पीएसए हो गया, ये कराना अनिवार्य हो जाता है फिर। जी। तो क्या कुछ और ऐसी चीजें आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि क्या वो ऐसा कर सकते हैं, किन चीजों का ध्यान रख सकते हैं कि इन समस्याओं से बचा जा सके या इनको अवॉइड किया जा सके? देखिए, सबसे पहले तो अवेयरनेस है कि अगर आपको इस तरह के कोई भी सिम्टम है तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं। 50 साल के बाद आप अपना पीएसए जरूर कराएं। उसके बाद वही होता है कि एक आप जनरल अगर अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं तो आपको इसमें भी एक नॉर्मल हेल्दी वेजिटेरियन डाइट विद एक्सरसाइज आपको इन सब चीज़ों से दूर रखेगी जो है। अगर इस तरह के सिम्टम्स आ जाते हैं तो उनका रेगुलर उनका एक डॉक्टर द्वारा चेकअप और टेस्ट कराना जरूरी रहता है। ओके जी। तो ये तो थी ब्लैडर और यूरिन और प्रोस्टेट
हेल्थ से जुड़ी सारी जानकारी। और डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि आपका एक लंबा अनुभव रहा है, कुछ और भी जानकारी अगर आप ऐड करना चाहते हो जो हमारे दर्शकों के लिए लाभकारी हो तो आप प्लीज बताएं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं वही बात जो अभी भी मेंशन की वो ये है कि प्रोस्टेट कैंसर के नॉर्मली या तो कोई सिम्टम नहीं होते या नॉर्मल बीपीएच वाले सिम्टम्स होते हैं, तो ये फर्क हम नहीं कर सकते, इसलिए पीएसए टेस्ट अनिवार्य है। ओके। 50 वर्ष की आयु के बाद सभी मेल्स अपना टेस्ट जरूर कराएं। नंबर 2 है, हम लोग बहुत देखते हैं ये कि इस एज ग्रुप की जो पेशेंट हैं 50s में 60s में, ये लोग खासतौर पे से स्ट्रेस यूरिनरी इंकॉन्टिनेंस से सफर करती ओके। रहती हैं या फ्रीक्वेंसी ओवर एक्टिव ब्लैडर से सफर करते रहते हैं, और वो डॉक्टर के पास शर्म की वजह से नहीं जाते, क्योंकि ना ये थोड़ा एम्बैरेसिंग सा सिम्टम है कि यूरिन लीक कर जाता है। तो क्या करते हैं फिर वो धीरे धीरे सोशली अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर देते हैं कि भाई ऑब्वियसली बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है तो जाएंगे ही नहीं, क्योंकि फीमेल्स के लिए तो एक अच्छा हाइजीनिक टॉयलेट ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। बिल्कुल है। तो वो जाती ही नहीं, बाहर ही नहीं जाती हैं, या लीकेज हो जाता है, कपड़े गंदे होते हैं तो फिर वो बाहर जाना बंद कर देते हैं, सोशल मीटिंग में नहीं जाएंगे, गैदरिंग में नहीं जाएंगे, और कई बार वो समझ लेते हैं कि अरे ये सब तो शायद एज के साथ साथ होने वाले जो है सिम्टम्स हैं, तो इसलिए वो जाते नहीं है। जो है एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर आपको ये सब सिम्टम्स है तो ये ट्रीटेबल हैं, दवाई से, एक्सरसाइज से ट्रीट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसके लिए आपको कोई ऑपरेशन कराना पड़े। जो है नेक्स्ट है सेल्फ मेडिकेशन। हिंदुस्तान में अपने मन से दवा ले लेना, अपने पड़ोसी के बताने पे दवा ले लेना कि मेरे को ये दिक्कत थी, मैं डॉक्टर के पास गया था, उसने ये पर्चा लिखा था 3 साल पहले, तू भी ये ले ले, या सीधे केमिस्ट के पास जाकर के दवाई ले लेना, या एक बार दवाई लेनी शुरू करी तो अपने आप दवाई लेते रहना। देखिए इससे कहाँ का नुकसान होते हैं जो हम लोग अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं। नंबर 1 स्टोन्स का रहता है। ओके। ये बिल्कुल सच है, मैंने भी यही बताया कि स्टोन्स अपने आप निकल जाते हैं, लेकिन 5, 6, 7, 8 mm तक के, हर स्टोन नहीं निकलेगा। लोग इस उसमें कि किसी ने कह दिया मेरे पथरी हुई थी वो निकल गई, तो वो लोग 10 mm, 15 mm, 20 mm के स्टोन के लिए भी दवाई खाते रहते हैं, दुनिया भर की देसी ये वो सब रेमेडीज करते रहते हैं, और हमारे पास जब तक आते हैं पता लगा साल भर दवाई खाई और जब आए तब किडनी डैमेज हो गई। जो है ये बहुत कॉमन है। किडनी फेलियर के शायद 10 से 15% कॉजेज में स्टोन है। एक ऐसा स्टोन है जिसका आप अगर टाइम से ट्रीटमेंट कराते तो वो स्टोन ठीक हो सकता था, आपकी किडनी को डैमेज नहीं होता। जो है तो ये, और तीसरा सेल्फ मेडिकेशन के में पेन किलर इंजेक्शन है जी। दवाई, दर्द की दवाइयां बिना डॉक्टर के खाना, सालों साल खाना आपकी किडनी को बिल्कुल डैमेज कर देगा, ये मत करिए। जो है चौथा, ब्लड प्रेशर और शुगर को बहुत ही कैजुअली लेते हैं लोग। वो क्या कहते हैं, उन्होंने ब्लड प्रेशर नापा, ने कहा भाई आपका प्रेशर 200/110 है, डॉक्टर साहब तो ऐसे ही रहता है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आपको जब तक फर्क पड़ेगा या जब तक इसके दुष्प्रभाव आएंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो अगर आपको बीपी है, आपका बीपी 140/80 से कम रहना चाहिए, अगर इससे ज्यादा है तो फिर आपको ट्रीटमेंट लेना है। ऐसे ही लोग शुगर के लिए करते हैं, डॉक्टर साहब मुझे जब लगता है तब मैं अपना शुगर देख लेता हूँ, ज्यादा होता है तो दवा खा लेता हूँ। ऐसे नहीं होता, अगर शुगर है तो दवाई रेगुलर खानी है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, मैं ठीक कर लूंगा, मैं अपना वजन कम कर लूंगा, मीठा छोड़ दूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। देखिए ज्यादातर लोग ना तो वजन कम कर पाते, ना मीठा छोड़ पाते, ना फिर वो शुगर कराते हैं अपना। जो है ठीक है ना, तो ये सब चीजें वो नहीं है जो आपको अपने लक्षण के हिसाब से करनी है। जो है अगर एक बार डॉक्टर ने डायग्नोस कर लिया ब्लड प्रेशर या शुगर, तो इनकी दवाइयां आपको रेगुलर रूप से खानी ही खानी। और सबसे जरूरी कि आपका अगर हेल्दी बॉडी रहेगी तो आपके सारे ऑर्गन्स ठीक रहेंगे। तो देखिए रेगुलर एक्सरसाइज करना, सुबह जल्दी उठना, नॉर्मल 6-7 घंटे 8 घंटे की नींद लेना, हेल्दी डाइट लेना, बाहर का खाना बहुत 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 ओकेजनली खाना, ये हमारी दिनचर्या में होना चाहिए। बड़ी ही अनफॉर्चुनेट बात है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो तो हमारी तरफ जा रहा है, सिंपल खाना खाना, मल्टीग्रेन खाना, मक्का खाना, राई खाना, ये सब खाना है ना, नॉनवेज छोड़ दो, फ्राइड छोड़ दो, मेडिटेशन करो, योगा करो। वर्ल्ड योगा डे न्यूयॉर्क में ज्यादा धूमधाम से बनता है और हमारे यहाँ नहीं बनता। जो है तो हमें जरूरत है वापस अपनी जो बेसिक हमारी इंडियन लाइफस्टाइल था पुराना ना, वहां पर आने का और वही लाइफस्टाइल फॉलो करने का, तभी हम बीमारियों से बच सकते हैं, और यही बीमारियां गुर्दे पे भी असर डालती हैं। जी तो डॉक्टर साहब बीच में आपने नॉनवेज की भी इसमें इंक्लूड किया, तो क्या नॉन वेजिटेरियन होना, वेजिटेरियन होना, दोनों कहीं ना कहीं हमारे ब्लडर हेल्थ को प्रभावित करते हैं? देखिए
मतलब इतना लिटरेचर और इतना डेटा है इस चीज़ के ऊपर कि वेजिटेरियन डाइट इज़ फार फार बेटर देन अ नॉन वेजिटेरियन डाइट। देखिए, नॉन वेजिटेरियन डाइट वहाँ शुरू हुई जहाँ पर खाना पीना नहीं होता था। कि अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, जहाँ पर सूरज नहीं निकलता, बर्फ़ पड़ती है, खेती बाड़ी नहीं होती, उन लोगों ने नॉन वेजिटेरियन फूड खाना जी शुरू जी करा और जी फिर वहीं से आया, इधर भी आया जो है। हम लोग ऐसे उसमें रहते हैं जहाँ 12 महीने खेती होती है, 12 महीने फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स होती हैं। तो देखिए, बहुत ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि ठीक है, आप अगर टेस्ट के लिए खा रहे हैं तो आप कभी कभी खा सकते हैं। मतलब मैं एज अ मतलब नॉन वेजिटेरियन फूड के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर मैं तो एक सिंपल लॉजिकल बात कर रहा हूँ कि जब जी हमारे यहाँ फ्रेश जी वो इतनी होती हैं। एक छोटा सा ऑप्शंस हैं एग्जाम्पल मैं बिल्कुल। आपके रखता हूँ। आप एक सेब को एक टेबल के ऊपर रख दीजिए और आप एक नॉन वेजिटेरियन खाने को एक टेबल के ऊपर रख दीजिए। आप 3 दिन बाद भी सेब खाइए, वो आपका फ्रेश होगा। आप 3 दिन बाद वो नॉन नहीं वेजिटेरियन खा फूड खा सकते सकते हैं? नहीं खा बिल्कुल। सकते। क्या होगा? सड़ जाएगा। तो हम जो भी खाते हैं उसे डाइजेस्ट होने में 2-3 दिन लगते हैं। आप सोचो 3 दिन उस नॉनवेज फूड का अंदर क्या हो रहा है और एक सेब का अंदर क्या होगा। तो फिर हम क्यों नहीं ऐसी चीजें खाएं जो बाहर भी फ्रेश हैं, 3 दिन बाद भी फ्रेश रहेंगी, अंदर भी फ्रेश रहेंगी। वो हमें एक अलग लेवल ऑफ एनर्जी देते हैं जो है। ठीक है। मेरा एक खाने पीने पे सिर्फ एक सिंपल वो ये है, जिस खाने को बनाने में जितना कम टाइम लगता है वो खाइए, वो सबसे हेल्दी है। ठीक है ना। आप एक सेब काट के खा लीजिए, 2 मिनट में बन जाता है और आप खा लीजिए। और आप वही बटर चिकन बनाएंगे, आप बहुत टाइम थिक और टेकिंग होगा। ग्रेवी बनाएंगे जो कि अनहेल्दी होगी, वो है। तो वो खाना खाइए जो बहुत जल्दी बन जाए। बिल्कुल। चावल उबाले, देखिए कितने देर लगते हैं चावल, स्टीम्ड राइस बिल्कुल है बनने में बिल्कुल कितना टाइम बिल्कुल। लगता है। तो अपने खाना बनाने का समय कम कर दीजिए, आप हेल्दी खाना ही खाएंगे हमेशा जो है। जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब। और एक चीज़ अब इसको मुझे लगता है कि लास्ट करना चाहिए हमें। यूटीआई इन्फेक्शन की हम बात करेंगे और यंग एज में किन-किन ऐसी चीज़ों का ध्यान रखें कि यूटीआई इन्फेक्शन से बचा जा सके? और अगर मैं बात करूँ प्रोस्टेट की, अभी बीपीएच की हम बात कर रहे थे, तो यंग एज में कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो अर्ली एज में ध्यान रखें, ताकि जब हम ओल्ड एज में जाएँ, एडल्ट जैसे 50 की आपने बात करी, 50 के बाद ये जो समस्याएँ हैं वो शुरू होती हैं। तो यंग एज में ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है? देखिए, जब आपकी बिल्डिंग बनती है ना, तो उसकी स्ट्रेंथ कैसी रहेगी वो इसी बात पे निर्भर करता है कि वो शुरू-शुरू में ना उसकी नींव कैसी बनी, कितनी डेप्थ तक आप उसकी बीम ले गए, टाई बीम कहाँ बांधी आपने। तो ऐसी आपकी ओल्ड एज तभी अच्छी होगी जब आप यंग एज से उसका ख्याल रखना शुरू कर दोगे जो है ना? आपने क्या लाइफ़स्टाइल व्यतीत किया, ठीक है? देखिए 30 साल, 40 साल, 50 साल तो सबके अच्छे निकलते हैं। लेकिन आपको जो डिसिप्लिन रखना है लाइफ में खाने-पीने का और एक्सरसाइज का, वो इसलिए कि आपके लास्ट 10 साल, 15 साल या 20 साल कैसे निकले। कैसे जाएँ? आपकी बिल्कुल। 60 साल के बाद या 55 साल के बाद की हेल्थ कैसी रहेगी, वो डिपेंड करेगा कि आपने 25 से 30-40 साल तक के कैसे लिए रखा? क्या किया, है ना? और वो लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तब आप फ्री होते हैं। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हो तो आप ज़्यादा एन्जॉय कर सकते हैं, बिल्कुल है। है ना? ये हमारे यूरोलॉजी से अलग बात है, लेकिन मैं कर रहा हूँ। तो अगर आप उसमें बेड रिडन हो गए, व्हीलचेयर पे चल रहे हैं आप, तो आप अपनी एक बहुत अच्छी लाइफ जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खत्म हो गई थी और आपको एन्जॉय करनी थी, आप उससे अब मिस कर रहे हैं, उससे वांछित बिल्कुल रह है। रहे हैं जो है। तो फिर अब आपका अगला क्वेश्चन कि देखिए ये सब चीज़ें, चाहे यूटीआई है, चाहे प्रोस्टेट है, चाहे महिलाओं में इस तरह की समस्याएँ हैं, हमें यूथ में क्या करना चाहिए? हमें ध्यान देना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि हम यंग हैं तो वी कैन गेट अवे विद एनीथिंग, कि हम जो है वो ड्रिंकिंग बिंजेस हो सकती हैं शायद हमारी, लोग स्मोक करते हैं, हम कुछ भी खा लें सब पच जाएगा। सब हो सकता है इस एज में सब कुछ ठीक चल रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी बॉडी के अंदर आजकल बहुत एक कंसेप्ट चल रहा है कि ये सब ना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिलेटेड या इन्फ्लेमेशन है ये, है ना? कि हमारा सेलुलर लेवल पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो ना जिसको आम भाषा में कहूँ तो कहीं न कहीं एक सूजन आ रही है ना? या वो डैमेज चल रहा है। इससे बचने का, ये हमारे हर ऑर्गन को डैमेज करता है। इससे बचने का यही कि हमारे खाने-पीने के अंदर ना ऑक्सीडेंट्स वगैरह जैसे होता है ना, आजकल लोग CoQ10 लेते हैं, ये और जी, वो जी, जी। सप्लीमेंट लेते जी, हैं। जी, जी। तो ये सब ज़्यादा होनी चाहिए ताकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम रहे हमारी बॉडी के अंदर। हार्ट डिजीज़ भी आजकल कहा जाता है कि ना इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड है। हम जो भी खाते हैं, हमारी गट को कहा जाता है कि वही रिस्पॉन्सिबल है हमारे सारी बीमारियों के बॉडी लिए। बॉडी तो हाँ, आप जो अपनी भी हो रहा बॉडी के अंदर इसको अच्छा रॉ मटेरियल है। दीजिए ओके। ताकि ये अच्छी बिल्डिंग बनाए और वो बिल्डिंग आपकी सालों साल 80-90 साल तक अच्छी तरीके से चले जो है। जी। बिल्कुल। मुझे लगता है कि दर्शकों की बहुत सारी ऐसी क्वेरीज़ होंगी जिनके आंसर उनको मिल गए होंगे, उनकी समस्याओं का समाधान इस एपिसोड से उनको ज़रूर मिलने वाला है और हम अगले हफ्ते फिर हाज़िर होंगे
किसी नए विषय के साथ, किसी नए विशेषज्ञ के साथ। डॉक्टर शालीन शर्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपको भी और सारे अमर उजाला परिवार को भी धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।